जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज से हम बाल विकास के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि हमारे दिसंबर सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों में से आज के 50 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इस ऑप्शन है ए समावेशी शिक्षा, बी पृथक्करण, सी मुख्य धारा शिक्षण या डी एकीकृत शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो इसका उत्तर होगा ए, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। दूसरा प्रश्न है डॉट डॉट डॉट, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक निर्मित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, समावेशी शिक्षा का एक आप सामान्य अर्थ समझ लीजिए कि जहां पर सभी को समावेशित करके, सभी को इकट्ठा करके एक साथ शिक्षा दी जावे, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होवे, उसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की यह विचारधारा है कि सारे बच्चों को एक ही विद्यालय में इकट्ठा करके समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए? तो इसका उत्तर भी है समावेशी शिक्षा। तीसरा प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। ऑप्शन बी, वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। या ऑप्शन सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। या ऑप्शन डी, शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। माने जितनी भी विद्यालय संबंधी गतिविधियां होंगी, जितने भी प्रैक्टिकल होंगे और जो भी कार्यकलाप विद्यालय में होते हैं, तो विद्यार्थी इनमें तत्काल रूप से प्रभावी रूप से सीखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन ए, वह विशेष संस्कृतियों अथवा समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। ऑप्शन सी है, संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। या ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। देखिए, विद्यार्थियों के बीच तुलना तो आपस में नहीं करवाई जानी चाहिए। और ऑप्शन ए, संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, यह भी कोई कारगर उपाय नहीं है। ऑप्शन बी कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, ऐसे में बच्चों के मन पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए संप्रेषित करना चाहिए एक शिक्षक को कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। माने किसी एक संस्कृति की निंदा करना और दूसरी संस्कृति की प्रशंसा करना, ऐसा क्लास में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि यह संप्रेषित करें शिक्षक कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। पांचवा प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन ए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन सी, पूछने से रोकना चाहिए। ऑप्शन डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि प्रश्न भी हमारी सोच को, समझ को और हमने क्या समझा है उसके स्तर को भी बताते हैं। इसलिए ऑप्शन डी है कि प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, इसके माध्यम से तो अधिगम घटित होता है और अच्छे तरीके से होता है। निर्देश एवं संचालन, इसके माध्यम से भी अधिगम होता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, इसके माध्यम से भी अच्छा अधिगम होता है। ऑप्शन डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये कोई अधिगम के लिए अथवा अधिगम हो भी लेकिन सार्थक तरीके से अधिगम नहीं हो पाता है। इसलिए ऑप्शन डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये अधिगम के लिए कोई मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अब अगला दिया गया, इसमें दो विकल्प हैं, एक तरफ स्तंभ का और एक स्तंभ खा।
तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? देखते हैं। एक साइड दिया गया है प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक और अवधान कमी की अति सक्रियता। क्या? अति सक्रियता व्यतिक्रम। तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, डी, ए, बी, सी। कि देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के साथ में मिलान करेंगे कि जो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखने वाले हों, वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। दूसरा, अधिगम अशक्तता, माने सीखने में अपना उपयोग नहीं लगा पाते हों, तो इसके लिए ऑप्शन सी है कि आसानी से विचलित होने की आदत है, कि बच्चे जब स्थिर नहीं रहेंगे तो अधिगम उनका प्रभावशाली नहीं होता है। फिर सृजनात्मकता का होगा मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। और चौथे का अवधान कमी, अति सक्रियता व्यतिक्रम, कि इसका होगा देखिए डी, ए, बी, सी। तो तीसरे का सृजनात्मक का मूल अधिगम अशक्तता की धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। सृजनात्मकता का मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, अति सक्रियता व्यतिक्रम, की आसानी से विचलित होने की आदत है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, डी, ए, बी और सी। 8वां प्रश्न है बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। या ऑप्शन डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो बच्चे की गलतियां, देखिए अगर कोई विषय को सीखता है तो गलतियां निश्चित रूप से होंगी, इसलिए बच्चों की गलतियां उनके अधिगम माने सीखने का ही एक भाग हैं तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि भी देती हैं। 9वां प्रश्न है मूल्यांकन को माने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या ऑप्शन डी, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए। तो मूल्यांकन को देखो बच्चों ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, माने इसका ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। ऑप्शन ए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। या ऑप्शन डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। 11वां प्रश्न है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसा तो संभव है ही नहीं। या जब विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। किसी भी रूप में वे प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होता है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक माने पॉजिटिव तरीके से वो उनकी विशेषताएं पता चलती हैं, योग्यताएं पता चलती हैं, तो विद्यार्थी और सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं। देखिए 12वां प्रश्न, एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? क्या है प्रश्न? एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी प्रश्न को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, या ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकें सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कि बच्चों को समस्याओं के बारे में पहले अनुमान लगाने देना चाहिए और बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 13वां प्रश्न है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, निगमनात्मक विधि। ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ऑप्शन सी, परंपरागत विधि। या ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक विधि। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि।
ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? स्थिति क्या है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। एक कौन से सिद्धांत को दर्शाती है? कि निश्चित रूप से जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा वो ऐसा मानेगा मेरे कम नंबर आते हैं, मैं क्लास में अच्छा नहीं हूँ, अपने आप को हतोत्साहित महसूस करेगा। तो इसमें तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाती है? संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्या? चौथा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। प्रश्न 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? माने विद्यार्थी सबसे पहले सोशलाइजेशन किसके माध्यम से करता है? तो ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी सरकार, सी मीडिया या डी परिवार। तो इसका उत्तर होगा कि सबसे पहले परिवार, क्योंकि विद्यार्थी विद्यालय के पहले भी अपने परिवार के पास होता है। 16वां प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो देखो मात्रात्मक और गुणात्मक इन दोनों में अंतर समझ लें। मात्रात्मक माने क्वांटिटी कि कितनी मात्रा में है, और गुणात्मक माने क्या क्वालिटी है। तो बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर तो आप मानते हैं कि वो नहीं होगी। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के स्तर में अंतर है, दोनों की उम्र में अंतर है, तो दोनों की सोच को एक जैसा नहीं रखा जा सकता। तो अब अपने पास बी और सी नंबर का ऑप्शन बचा। तो मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है ऐसा नहीं कह सकते। तो ऑप्शन सी माने पियाजे ने यह सिद्धांत दिया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है ना। जेंडर क्या है? 17वां प्रश्न। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक निर्धारक है? तो इसका उत्तर है कि एक केवल और केवल समाज के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, और शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये 4 प्रकार के व्यक्ति के अंदर माने शारीरिक संरचना, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये 4 विकास के मुख्य स्तर वहां पे बताए गए हैं। ये ध्यान रखना, एक क्रम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 प्रकार का विकास होता है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन बी बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। ऑप्शन सी बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। या ऑप्शन डी बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो इसका ऑप्शन सी कि भैया बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। 20वां प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ए निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या सी खाली स्लेटों के रूप में, या डी छोटे वयस्कों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। 21वां प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है और एक सामाजिक गतिविधि है। तो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कि सामाजिक रूप से ही अधिगम संभव होता है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? ऑप्शन ए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन बी विलंबित अनुकरण, ऑप्शन सी विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या डी वर्तुल प्रक्रिया। उसका ऑप्शन है सी विचारों की अनुत्क्रमणीयता।
23वां प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऑप्शन बी, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। या ऑप्शन डी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। माने ज्यादातर पॉजिटिव आंसर ही आपको मिलेंगे। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। ऑप्शन ए, अधोगामी शीर्षगामी। ऑप्शन बी, अपरिष्कृत माने स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ऑप्शन सी, परिष्कृत माने सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। या डी, शीर्षगामी अधोगामी। तो कहने की इसका चालक विकास का क्रम माने कैसा होगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, माने अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास की ओर होगा। 25वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या ऑप्शन डी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से चौथा आंसर है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, किशोरावस्था, कि यही बताती है वयस्कता के संक्रमण की पहल। 27वां प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? माने अपने आप से ही वार्ता करते हैं, अपने मन ही मन, माने आपस अकेले में जाकर के बोलते रहते हैं अपने आप से ही। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता, इसे अहम केंद्रित वार्ता इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। किसके माध्यम से? लेब वाइगोत्स्की। 28वां प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? कि माने गुड़िया से खेलेगी तो वो लड़की होगी, फ्रॉक पहनेगी वो लड़की होगी, जो पैंट शर्ट पहनेगा वो लड़का होगा। तो ऐसे रंग, व्यवसाय, सामग्रियां, खिलौने आदि से इन सबको एक किसी विशिष्ट लिंग के साथ में जेंडर के साथ जोड़ना है क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी, जेंडर सिद्धांत। ऑप्शन सी, जेंडर प्रासंगिकता। या ऑप्शन डी, विकसित जेंडर पहचान। तो इसका ऑप्शन है ए, जेंडर रूढ़िवादिता। 29वां प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन ए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें का स्वीकार करना चाहिए। तो वास्तविकता में उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन्हें का स्वीकार करना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। 30वां प्रश्न, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोयलर वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या इंद्रिय उद्देश्य अभिविन्यास। तो ये जाहिर सी बात है कि यदि मैं चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो मुझे दंड भी दिया जाएगा, इसलिए इसी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। 31वां प्रश्न है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी,
अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन डी, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका ऑप्शन होगा ए, विकास के पहलू, कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन ए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनमें से एक कथन माने ऑप्शन सी नंबर का, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुत्क्रमणीयता। तो कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक विचार, तो इसकी कौन सी सीमा कि प्रतीकात्मक विचारों का विकास अभी इस स्टेज में बच्चों के नहीं हो पाता है। 34वां प्रश्न है, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। या ऑप्शन डी, विनय कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। क्या? तो वास्तविकता में यह समय बिताने का एक खेल, एक समय बिताने का एक सुखद तरीका है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? या ऑप्शन डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कैसे कर सकते हैं? तो गंभीर रूप से सोचने के लिए देखिए ऑप्शन डी में विविधता बता दी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी में निश्चित रूप से बच्चा गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन बी, थेमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। या ऑप्शन डी, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। इसका है ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ये तीनों ही विधियां अधिगम में सहायक होती हैं। कौन से? प्रगतिशील शिक्षा। प्रश्न 37 है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन ए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, अब बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन डी, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो वास्तविकता में शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ऐसा कौन सा बताता है ऑप्शन सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। इसके बाद में कोयलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन बी, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या ऑप्शन डी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। 39वां प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंध संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन बी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग को वापस लिया जा सकता है। इसका उत्तर है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 40वां प्रश्न है, एक लिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन ए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एक लिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और ऑप्शन डी, समाज में प्रसिद्ध रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो एक लिंगी व्यक्तित्व माने इसमें कि आमतौर पर मर्दाना और स्त्री माने पुरुष और स्त्री के दोनों के संयुक्त रूप से गुणों का समायोजन माना जाता है। 41वां प्रश्न है, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए, मीडिया। ऑप्शन बी, समाजीकरण। सी, संस्कृति। या डी, ट्यूशन। तो इससे कहते हैं डी, ट्यूशन। ये आंसर सही है।
मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन बी, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन सी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। या ऑप्शन डी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। इसका उत्तर होगा ए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 43वां प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन डी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत माने बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 44वां प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन बी, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन सी, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। या ऑप्शन डी, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन वास्तविकता में बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में सहायक होते हैं। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। या ऑप्शन डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि वास्तव में इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नहीं है। देखिए, मूल्यांकन से संबंधित नहीं है और चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ये भी नकारात्मकता के रूप में है। तो ऐसा इसका आंसर सही होगा। 46वां प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशीलता खाली स्थान के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, या एक अनुशासित दिनचर्या। तो कहते हैं आनुवंशिकता और वातावरण इस सीखने के बड़े फैक्टर हैं। जब इन दोनों के बीच में जब अंतःक्रिया होगी, आपस में संबंधित होंगे, तब बच्चा की प्रतिभाशीलता बहुत अच्छे से हो सकती है। 47वां प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो खाली ऑप्शन ए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन बी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन सी, उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। या डी, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका ऑप्शन होगा बी, कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में कैसे माहौल की आवश्यकता होती है कि जहां उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाए तथा उसका उपयोग किया जाए। 48वां प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इसका ऑप्शन होगा ए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। 49वां प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? एक कार को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम शारीरिक गतिविधि का समावेश, या बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो किसी बच्चे को फटकार लगाते रहना यह कोई सिखाने का तरीका नहीं है। और आखिरी प्रश्न है आज का, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। तो कहते हैं अलग अलग सोच वाले पैटर्न सृजनात्मक बच्चों की पहचान होती है। इस प्रकार से आज हमने सीटेट में सीडीपी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। कल 51 से 100 नंबर के प्रश्न हम सभी अपने सामने रखेंगे, पढ़ेंगे और लगाएंगे। हमारा केवल एक ही मिशन है कि इस बार का सीटेट सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पास करें। जय हिंद।